हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा वीडियो है दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड द डायरेक्ट करंट। ठीक है, आपको बोर्ड पे दिख भी रहा होगा। ठीक है, हम एसी और डीसी को डिफरेंशिएट करने वाले हैं। काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है काफ़ी बच्चों के लिए बेटे इसके बारे में पढ़ना, क्योंकि वो बस इतना जानते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट जो है बार बार चेंज होता रहता है, डायरेक्ट करंट कांस्टेंट चलता है। बहुत डिटेल्स उसके बारे में नहीं पता होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन आ जाए आपके पास, इनफैक्ट आया हुआ है एग्जाम्स में, ठीक है, कौन मोर डेंजरस है, कौन से वाला करंट हमारे लिए ज़्यादा डेंजरस है, हार्मफुल है, कौन सा नहीं है, कौन से वाला करंट हमारे लिए एनर्जी को कम वेस्ट करता है, दैट मीन्स जिसके अंदर एनर्जी लॉसेस लेस होते हैं। तो अब ये कैसे आप फाइंड आउट करेंगे सारे आंसर्स को? तो उसके लिए ज़रूरी है कंप्लीट डिस्क्रिप्शन कि एसी और डीसी के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो हमें अपने आप पता चल जाएगा कि उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो बेटे अभी बोर्ड पे देखेंगे आप जो मैं पॉइंट समझा रही हूँ। सो पहला पॉइंट देख सकते हैं बेटे, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट एंड दिस इज व्हाट डायरेक्ट करंट। ठीक है, और मैं एक एक पॉइंट करके आपको क्लियर करूंगी। होपफुली सारी चीज़ें, सारे डाउट आपके एसी और डीसी के बारे में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आप बोर्ड पे देखते रहेंगे बेटे जो भी पॉइंट्स मैं समझा रही हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं बेटे डायरेक्ट करंट एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, यानी कि ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से, यानी कि टाइम के साथ जो भी उसका मैग्नीट्यूड है दैट इज कांस्टेंट। और इवन डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती है, ना तो मैग्नीट्यूड ही चेंज होता है बेटे, ना डायरेक्शन चेंज होती है। ऐसे करंट को हम क्या बोलते हैं? डीसी, डायरेक्ट करंट। तो आप देख सकते हैं बेटे हमने वोल्टेज और करंट, जिस भी चीज़ को आपको वैरी करके दिखाना हो, टाइम के साथ में कांस्टेंट है, चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए भाई डीसी क्या होता है, डायरेक्ट करंट का मतलब क्या होता है, तो आप बताएंगे डीसी इज अ कांस्टेंट करंट। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटे, इट इज़ अ कांस्टेंट करंट, दैट मीन्स इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो चेंज नहीं होता है और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती है। एंड इट डजंट चेंज द पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब है डायरेक्शन। ऐसे नहीं होता है बेटे एक बार क्लॉकवाइज है, दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज घूम गया उसी कॉइल के अंदर, यानी कि पहले है ए बी सी डी ए, दूसरी बार में बी सी डी अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। ऐसा नहीं होता है। इसकी जो डायरेक्शन होती है, यानी कि जो पोलैरिटी होती है वो सेम रहती है। तो ये तो ना तो मैग्नीट्यूड को चेंज करता है बेटे, ना ही ये डायरेक्शन को चेंज करता है। पोलैरिटी मीन्स डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती है। सो एक चीज़ क्लियर कर लेना, द करंट इन विच द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डज नॉट चेंज विद टाइम इज नोन एज डीसी। ऐसे करंट को हम क्या बोलते हैं? डीसी बोलते हैं। और एक और पॉइंट बेटे यहीं से आगे भी मैं बताने वाली हूँ, बिकॉज इसके अंदर डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट चलता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, यानी कि डीसी की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज व्हाट? जीरो। आगे पढ़ेंगे इसमें। इधर आ जाइए बेटे, आपको दिख रहा है बेटे, अगर हम इसको प्लॉट करें तो जरा प्लॉट पे ध्यान देना बेटे। क्या है आपके पास में? यहाँ से शुरू हो रहा है ये जीरो से, देखिए बेटे इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, देन पीक वैल्यू पे जा रहा है। सो दिस इज व्हाट? पीक वैल्यू। ठीक है, अगर आप करंट ले रहे हैं सो दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट। अगर आप वोल्टेज को लेकर चल रहे हैं, वोल्टेज का वेरिएशन दिखा रहे हैं, सो दिस इज व्हाट? वी नॉट। ये मैक्सिमम वैल्यू है वोल्टेज की प्लस। ऐसे बेटे मैक्सिमम से फिर अगेन वो डिक्रीज कर रहा है। तो देखिए बेटे कोई भी मोमेंट पे, किसी भी मोमेंट पे वो कांस्टेंट नहीं है, एवर चेंजिंग है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। देखिए बेटे पहले इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, पीक वैल्यू पे पहुंचा, देन फिर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, देन डायरेक्शन रिवर्स कर ली है, अपोजिट डायरेक्शन में फिर पीक वैल्यू पे पहुंच गया बेटे। ठीक है, अगर आप वोल्टेज को प्लॉट कर रहे हैं तो आप वोल्टेज के रिस्पेक्ट में यहाँ बता सकते हैं बेटे कि अगेन ये फिर पीक वैल्यू पे पहुंच गया है। सो दिस इज अपोजिट डायरेक्शन में। तो देख सकते हैं बेटे एक प्लस है, एक माइनस है। अगर करंट को दिखा रहे हैं तो सिमिलरली आप इसको करंट के रिस्पेक्ट में भी दिखा सकते हैं कि दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट एंड दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ पीक वैल्यू ऑफ करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो बेटे जो भी आपको लेना है, अगर वोल्टेज के रिस्पेक्ट में हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो हम दिखाएंगे पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है और यहाँ भी पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, लेकिन डायरेक्शन रिवर्स हो गई है। अब आप इसको क्या बताएंगे बेटे, किस टाइप का करंट है? देखिए बेटे मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, देन डिक्रीज हो रहा है, फिर देन इंक्रीज हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, देन डिक्रीज हो रहा है कंटिन्यूअसली। सो मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली। ध्यान रखना बेटे, जो मैग्नीट्यूड है एसी का वो कंटिन्यूअसली चेंज करता है एंड डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप ये नहीं बोलेंगे बेटे कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज हो रही है, आप बोलेंगे कंटिन्यूअसली मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और डायरेक्शन चेंज होने के लिए फिक्स टाइम है बेटे, फिक्स टाइम। तो उसको बोलोगे बेटे पीरियोडिकली। ऐसा कोई भी मोशन जो अपने आप को फिक्स टाइम के अंदर रिपीट करता है, क्या बोलते हैं उस मोशन को बेटे? हम पीरियोडिक मोशन। तो बेटे डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज हो रही है। ध्यान देखिए, अब यहाँ से बेटे ये जीरो है, अगर यहाँ पे आप लेके चल रहे हैं पूरी साइकिल पॉजिटिव नेगेटिव,
तो कंप्लीट साइकिल का जो टाइम आता है दैट इज कैपिटल टी, टाइम पीरियड। ये जो पॉइंट आएगा बेटे, दिस इज व्हाट पॉजिटिव हाफ साइकिल, दिस इज व्हाट नेगेटिव हाफ साइकिल। ये जो पॉइंट आएगा मिडिल में दैट इज व्हाट हाफ साइकिल का जो टाइम पीरियड है t/2। और यहाँ पर जो पॉइंट आएगा बेटे दिस इज t/4, और इधर जो पॉइंट आएगा अगेन t/2 प्लस t/4, दिस इज 3t/4। तो बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चंस कवर होते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन तो ये बेटे कितने टाइम के बाद में वो डायरेक्शन को पीरियोडिकली चेंज करता है, तो आप दिख रहे हैं इसके अंदर t/2 टाइम के बाद पॉजिटिव से कहाँ पे पहुँच गया, नेगेटिव। अगेन t/2 टाइम के बाद में फिर नेगेटिव से कहाँ पहुँच जाएगा, पॉजिटिव। ओके, दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से क्लियर होता है, जो आपको समझ में आना चाहिए बेटे, करंट का या वोल्टेज का, ऑल्टरनेटिंग करंट का पीक वैल्यू कितने टाइम पीरियड पे वो रिसीव करता है, ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा बेटे। लेकिन टाइम इंटरवल दैट मीन्स मिनिमम से मैक्सिमम पहुंचने का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, ठीक है, आप चेकआउट कर सकते हैं बेटे इसको। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, जो भी चीज़ मैं बता रही हूँ, राइट। क्लियर है बेटे, ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। इसके नोट्स बना लेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और दिख रहा है बेटे t/4 टाइम के बाद में वो पीक वैल्यू पे पहुंच रहा है, ठीक है, t/4 टाइम के बाद में वो पीक वैल्यू पे पहुंच रहा है। देन t/4 टाइम के बाद में पीक वैल्यू से देन मिनिमम पे, देन अगेन t/4 पे, फिर पीक वैल्यू पर, देन t/4 पे अगेन फिर मिनिमम। तो इसके अंदर मैक्सिमम मिनिमम बार बार ये क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है। तो बेटे जो भी मैं आपको करा रही हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे वीडियो को पॉज करके और अपने नोट्स बनाएंगे प्रॉपर, ठीक है। तो पहले तो बेटे वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं सेकेंड पॉइंट बताऊंगी आपको। ओके बेटे, सेकंड पॉइंट पे मूव ऑन करते हैं अब सेकंड पॉइंट काफ़ी एग्जाम्स में, ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है, और डिफरेंट बेटे ये फॉर्म में भी आ जाता है, अलग अलग इसके आंसर्स भी गिवन होते हैं जब हम इसको सर्च आउट करते हैं। लेकिन मैं आपको दोनों पॉसिबल आंसर्स बताऊंगी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि विच इज़ मोर डेंजरस, यानी कि ज़्यादा हार्मफुल हमारे लिए कौन है। पहली बात बेटे, ज़्यादा हार्मफुल कम हार्मफुल तो बाद में बात आती है, पहली बात दोनों ही हार्मफुल है, यानी कि डीसी हमारा फ्रेंड नहीं है। अगर डीसी का शॉक लगेगा तभी भी हमारे लिए हार्मफुल है, और एसी का शॉक लगेगा तभी भी हमारे लिए हार्मफुल है। तो ऐसा नहीं है कि डीसी हमारा फ्रेंड है, उससे हम खेल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें डीसी का शॉक लगेगा, ये भी हार्मफुल है, ये भी हार्मफुल है। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए कि विच इज़ मोर हार्मफुल और उसका रीज़न क्या है, बेटे एक तो आपको रीज़न ये मिलेगा डिफरेंट आंसर्स जहाँ आप देखेंगे, सर्च आउट करेंगे कि जो एसी के अंदर पीक वैल्यू होती है, ठीक है, वो √2 टाइम्स होती है बेटे आरएमएस वैल्यू के। सो √2 टाइम्स ऑफ वर्चुअल करंट और आरएमएस वैल्यू। सो बेटे एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, डेरिवेशन भी किया होगा, आरएमएस करंट की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, पीक करंट अपॉन √2, राइट। तो जो पीक वैल्यू होगी एसी की, एसी का जो पीक वैल्यू है वो √2 टाइम्स, यानी कि I0 इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ आरएमएस वैल्यू। सो ये भी आप आंसर देखेंगे बहुत सारी प्लेसेस पे कि जो एसी का पीक वैल्यू है बेटे वो √2 टाइम्स होता है वर्चुअल करंट के, दैट मीन्स वो ज़्यादा सिवियर हमें शॉक देता है। लेकिन बेटे मैं एक और आपको पॉइंट बताती हूँ इसके अंदर जो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये तो आंसर आप लिख ही देना, नो डाउट विद दैट, कि एसी के अंदर जो पीक वैल्यू होती है ऑल्टरनेटिंग करंट की बेटे वो √2 टाइम्स ग्रेटर होती है आरएमएस वैल्यू से, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है बेटे, एसी एक बार जर्क देगा, जो भी पर्सन एसी के डीसी के वेरी हाई वोल्टेज को टच करता है तो ये एक बार जर्क दे के पीछे खींचता है, यानी कि पीछे पर्सन को विड्रॉ कर देता है, ठीक है। तो ये जो है उसको ग्रैब करके नहीं रखता है। एसी जो है बेटे जब वो शॉक लगता है, एसी का जो हाई वोल्टेज है उसका जो शॉक लगेगा वो फ्रीज कर देता है, यानी कि ये एकदम से जो मसल्स है उसका कंट्रैक्शन को प्रोड्यूस करके और फिर उसको लीव नहीं करता है, ठीक है। तो जर्क, जैसे इसमें जर्क लगा, झटका लगा और पीछे की साइड में फेंक दिया उसने, ठीक है, तो वोल्टेज एक बार में जर्क देके जो भी पर्सन टच करेगा उसको पीछे ड्रॉ कर देगा, पीछे फेंक देगा। लेकिन बेटे एसी क्या है, ये काम नहीं करेगा, वो फ्रीज कर देता है, वो उसको वापस नहीं फेंकता है, वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है और सारे मसल्स को जो है एक तरह से फ्रीज कर देगा। तो अगर देखा जाए तो बेटे डीसी के कंपैरिजन में एसी का जो शॉक है वो हमारे लिए कुछ ज़्यादा ही हार्मफुल है। अगर हमारे को शॉक लगता है तो डीसी के कंपैरिजन में देखा जाए तो बेटे एसी का शॉक जो है काफ़ी हार्मफुल है। और ये मैं पॉइंट अभी लिख भी दूंगी, ठीक है, कि क्या ये रीज़न है इसका। तो आप इसका पहली बात तो ये वाले पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर मैं दूसरा वाला जो पॉइंट मैंने अभी बताया है आपको वो भी मैं डिस्क्राइब कर दूंगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटे। और दूसरा पॉइंट मैंने बताया है बेटे कि जो डीसी का वोल्टेज का जो शॉक होगा, डीसी वोल्टेज का जो शॉक होगा वो सिंगल कंट्रैक्शन मीन्स जर्क, एक बार झटका देगा एंड इट पुशेस द विक्टिम
अवे फ्रॉम द डीसी वोल्टेज, और जिसको भी शॉक लगा है बेटे उसको पीछे की तरफ, यानी कि उसको पीछे ड्रॉ कर देगा, ठीक है, पीछे की तरफ फेंक देगा। तो और एसी क्या करता है बेटे, एसी का जो वोल्टेज का हाई वोल्टेज का शॉक है ये क्या करता है बेटे, ये मसल्स का कंट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है और ये फ्रीज कर देता है, फ्रीज कर देता है विक्टिम को, ठीक है, और ये विड्रॉ नहीं करने देता है, ये पीछे नहीं फेंकता है उसको, ठीक है, उसको फ्रीज कर देता है। सो दैट इज व्हाट एक्सट्रीमली हार्मफुल, राइट। पॉज करके बेटे ये पॉइंट्स लिख लेना, चेकआउट कर सकते हैं बेटे। मैंने पॉइंट्स को जो मैंने आपको समझाया था उसको लिख दिया आपके लिए, ठीक है, और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, दोबारा से देख लीजिए जो मैंने आपको समझाया था। बेटे डीसी हमारे लिए लेस डेंजरस है, उसका एक रीज़न आप ये लिख सकते हैं, एक तो बेटे इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है, दूसरा इसके अंदर जो पीक वैल्यू होगी वो √2 टाइम्स होगी, तो उसकी पीक वैल्यू ज़्यादा होती है एसी की। सो एक रीज़न हम ये दे सकते हैं। दूसरा रीज़न आप ये दे सकते हैं कि जो डीसी है बेटे उसके अंदर सिंगल जर्क, एक बार झटका लगेगा, ठीक है, और जैसे हम उसको कोई भी विक्टिम जो भी पर्सन है जो उसको टच कर रहा है डीसी वोल्टेज को, ठीक है, उसको जर्क देगा वो पीछे, तो एक बार उसको जर्क, जो भी जर्क लगेगा, झटका लगेगा, उसके बाद पीछे फेंक देगा उसको। सो दैट मीन्स रीड कर सकते हैं बेटे, कॉजेज अ सिंगल जर्क विच पुशेस द विक्टिम अवे फ्रॉम द डीसी वोल्टेज दे टच्ड, राइट। अब इधर आ जाइए बेटे, एक तो हमने डिस्कस कर लिया है इसका पीक वैल्यू ग्रेटर होगा, दूसरा देखना बेटे कॉजेज एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड मतलब ऐसा नहीं है एक बार जर्क दे देगा, एक्सटेंडेड मसल कंट्रैक्शन, ठीक है, एक बार अगर पकड़ लिया तो वो लीव नहीं करेगा, एक्सटेंडेड मसल कंट्रैक्शन प्रोड्यूस करेगा विच लेड्स टू फ्रीज, ठीक है, तो वो फ्रीज हो जाता है। सो दैट मीन्स विक्टिम को वो फ्रीज कर देता है, उसको लीव नहीं करता है, पीछे नहीं बैठता है। तो बेटे एसी जो है बेटे वो हमारे लिए ज़्यादा डेंजरस है इन कंपैरिजन टू डीसी, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चों को नहीं पता होता है इस पॉइंट के बारे में, इसलिए मैंने आपको काफ़ी क्लियर करके ये पॉइंट पढ़ाया है, ठीक है। फिर आगे पॉइंट्स पे चलते हैं बेटे। इसको बेटे आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, फर्दर पॉइंट्स पे चलते हैं। मैंने बताया था इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स इसके बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, एसी और डीसी के डिफरेंसेस क्या हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आपका जो भी कन्फ्यूजन होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए बेटे, अगर हमें ये कहना है कि एसी का सिंबल इस तरह से ऐसे वेव सा बनाकर, बिकॉज ये वेरिएशन करता है, ठीक है, तो एसी का सिंबल इस तरह से जहाँ भी आपको दिखाई दे, यानी कि वो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड है, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर। सो दिस इज व्हाट बेटे एसी का सिंबल रहता है, और डीसी का सिंबल इस तरह से दिखाते हैं बेटे, दैट इज व्हाट कांस्टेंट करंट। सो जो भी वोल्टेज सप्लाई है जो डीसी है वो इस तरह से दिखाओगे। सो ये डीसी के लिए सिंबल है, ये एसी के लिए सिंबल है। यहाँ वर्टिकल लाइन है, बिगर लाइन जो है पॉजिटिव के लिए है बेटे, स्मॉलर वाला नेगेटिव के लिए है, ध्यान रखना बेटे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटे, फोर्थ वाला पॉइंट देखेंगे बेटे, जो एसी है इट डिनोट्स रोटेटिंग मैग्नेटिज्म अलोंग द वायर। रोटेटिंग मैग्नेटिज्म का मतलब क्या है, सपोज करिए बेटे अब वायर के अंदर करंट जो है कंटिन्यूअसली अपनी डायरेक्शन जो है लूप के अंदर चेंज करा, ऑल्टरनेटिंग करंट है, तो एक बार डायरेक्शन कैसे आएगी बेटे, उसकी पॉजिटिव रहेगी, यानी कि एक पॉजिटिव का मतलब एक बार अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरी बार में क्या चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, रोटेटिंग मैग्नेटिज्म आएगा। सो बेटे एसी के अंदर जब करंट फ्लो करता है, ऑल्टरनेटिंग करंट किसी भी सर्किट के अंदर, तो उसके अंदर जो मैग्नेटिज्म रहता है प्रेजेंट, वो रोटेटिंग मैग्नेटिज्म रहता है, वो कांस्टेंट नहीं रहता है बेटे। यहाँ पर जो मैग्नेटिज्म है इट डिनोट्स स्टेडी मैग्नेटिज्म अलोंग द वायर, ठीक है, यानी कि यहाँ जो मैग्नेटिज्म है वो रोटेटिंग नहीं है, स्टेडी मैग्नेटिज्म है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बेटे, डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, 0। क्या पढ़ा था हमने, कैसा करंट है, डायरेक्ट करंट, कांस्टेंट, ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसी को भी चेंज नहीं कर रहा है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन को भी चेंज नहीं करता है, पोलैरिटी चेंज नहीं होती है बेटे, इसके अंदर पोलैरिटी चेंज होती है। हमारे इंडिया में जो हम फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं बेटे ऑल्टरनेटिंग सप्लाई के लिए, दैट इज़ व्हाट 50 हर्ट्ज़, ठीक है। कुछ कंट्रीज़ में वो डिफरेंट है, जैसे एक एग्जाम्पल दिया है मैंने यूएसए के अंदर 60 हर्ट्ज़। सो बेटे डिफरेंट कंट्रीज़ में ये डिफरेंट है, लेकिन अगर हमें याद करना हो अपने कंट्री के लिए जो ऑल्टरनेटिंग करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारे इंडिया में, सो दैट इज़ व्हाट 50 हर्ट्ज़। सो ये पॉइंट सारे ही इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए भी इसमें से काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ये भी काफ़ी क्वेश्चंस में हेल्प करेगा कि डीसी की जहाँ भी फ्रीक्वेंसी आएगी, अगर स्टेडी करंट है, डायरेक्ट करंट है, तो डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटे, 0 होती है, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर और भी फर्दर कुछ पॉइंट्स हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मुझे आपको बताने हैं। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटे, टेक द स्क्रीनशॉट।
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट्स पे आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पॉइंट नंबर 6 मैंने लिखा है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट इस वजह से है कि काफ़ी रीजनिंग्स भी इस पे आती हैं। अब आप ध्यान से देखना बेटे, जो पॉइंट मैं समझा रही हूँ आपको याद होगा बेटे, मैंने अपने चैनल पे भी वीडियो शेयर किया है ट्रांसफार्मर के बारे में। सो ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसके अंदर एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफार्मर कैन नॉट बी यूज फॉर डीसी। ट्रांसफार्मर को हम डीसी वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। क्या रीज़न रहता है उसका, अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैंने एक वीडियो बनाया है बेटे ट्रांसफार्मर्स के ऊपर विद द एनर्जी लॉसेस कंप्लीट, आप वो चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है, मेरे चैनल पे जाके। दूसरी चीज़ बेटे मैं यहाँ बता देती हूँ कि डीसी के लिए हम ट्रांसफार्मर को यूज़ क्यों नहीं करते हैं। डायरेक्ट करंट क्या रहता है बेटे, स्टडी करंट, वो मैग्नीट्यूड ही चेंज नहीं करता। और ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या रहता है बेटे, ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल रहता है म्यूचुअल इंडक्शन। अगर आपको फैराडे के लॉज याद है बेटे ईएमआई के लिए, तो फैराडे ने क्या कहा था बेटे कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी कॉइल के अंदर चेंज होगा, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, देन इंड्यूस ईएमएफ विल बी डेवलप्ड इन द कॉइल एंड इंड्यूस करंट विल बी प्रोड्यूस इन द कॉइल। लेकिन चेंज करेगा बेटे, डीसी कैसा करंट है, कांस्टेंट। और म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, यहाँ देखना बेटे, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है किसके अंदर, सेकेंडरी कॉइल के अंदर। एस लिखा है बेटे, इज इक्वल्स टू नेगेटिव साइन लेंज लॉ से आता है क्योंकि वो चेंज को अपोज करता है। दिस इज एम, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। चेंज इन फ्लक्स, ठीक है, एम है आपके पास में, चेंज इन द करंट ऑफ द प्राइमरी कॉइल अपॉन चेंज इन टाइम, राइट। फ्लक्स की प्लेस पे एम आई आया था। अगर ये रिजल्ट आपको याद है तो बहुत अच्छी तरह से ये क्लियर करके मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था कि जब भी हम प्राइमरी कॉइल के अंदर चेंज करते हैं और ईएमएफ प्रोड्यूस होता है सेकेंडरी के अंदर, क्योंकि नेबरिंग कॉइल्स हैं, हमने इस तरह से रखे हुए हैं कि हम चेंज करेंगे फ्लक्स को, प्राइमरी करंट पास करेंगे बेटे प्राइमरी के अंदर, ऑल्टरनेटिंग, बार बार वो मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है कंटिन्यूसली। आप जानते हैं, अभी पढ़ाया है, ऑल्टरनेटिंग करंट मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज करता है और डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज करता है। तो बेटे अगर प्राइमरी के अंदर पास करेंगे, नेबरिंग उसके बिल्कुल सेकेंडरी हमने रखा हुआ है इस तरीके से कि वो उसका जो फ्लक्स है वो सेकेंडरी के साथ भी लिंक्ड है। दैट मीन्स प्राइमरी में चेंज होगा तो सेकेंडरी के अंदर भी चेंज आएगा, सेकेंडरी के अंदर भी अगर फ्लक्स चेंज होगा तो वहाँ भी ईएमएफ इंड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉज। अगर वहाँ ईएमएफ इंड्यूस होगा देन वहाँ भी करंट आएगा। सो बेटे पहले तो हम ईएमएफ की बात करते हैं। सो ईएमएफ इज प्रोड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ द करंट इन द प्राइमरी कॉइल। सो दैट इज व्हाट म्यूचुअल इंडक्शन। क्या बोलते हैं इसको, म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल है बेटे। यहाँ कैसे काम करेगा डीसी के लिए, आप बताना बेटे। डीसी करंट कैसा करंट है, टाइम के साथ में जिस करंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं होगा। जब चेंज ही नहीं होगा तो म्यूचुअल इंडक्शन कैसे पॉसिबल है, चेंज ही नहीं होगा तो ये जीरो आएगा, ईएमएफ क्या आएगा, जीरो आएगा। कैसे स्टेप अप स्टेप डाउन करेगा वो। सो दैट मीन्स क्या रिजल्ट मिलेगा, वो कोई रिजल्ट नहीं दे सकता है आपको डीसी के लिए, ना तो वो स्टेप अप करने के लिए यूज हो सकता है ना स्टेप डाउन, वो वर्क ही नहीं करेगा। ट्रांसफार्मर डज नॉट वर्क फॉर डीसी, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है बेटे जो ट्रांसफार्मर का करता है वो, बिकॉज हमें कहीं पे हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, कहीं हमें लो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, और हम उसको स्टेप अप कर सकते हैं, स्टेप डाउन कर सकते हैं, किसका यूज करके, ट्रांसफार्मर। तो देखो बेटे एसी के लिए कितना ईजी है कि हम एसी के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं ट्रांसफार्मर। सो एसी कैन बी इजीली स्टेप्ड अप एंड स्टेप्ड डाउन यूजिंग द ट्रांसफार्मर। सो ट्रांसफार्मर आर ऑफ टू टाइप्स, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप क्या करता है बेटे, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज वैल्यू में चेंज कर देता है। स्टेप डाउन क्या करता है, एसी का हाई वोल्टेज वैल्यू को लो वोल्टेज वैल्यू में कर देगा, लेकिन बेटे डीसी के लिए वो यूज नहीं हो सकता। दैट्स वाई बेटे सो एनर्जी लॉसेस के बारे में भी बात की जाए तो जहां पर ट्रांसफार्मर के वहां पे यूज होते हैं बेटे पावर स्टेशंस पे, तो जहां इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वहां पे कौन से वाला ट्रांसफार्मर यूज करते हैं हम, स्टेप अप। स्टेप अप करके हाई वोल्टेज करंट को, लो वैल्यू ऑफ करंट एंड हाई वोल्टेज हम वायर्स के अंदर ट्रांसमिट कर देते हैं। जब वो होम्स फैक्ट्रीज तक पहुंचता है हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स और माइल्स ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल करके, फिर अगेन उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करके उसका वोल्टेज को रिड्यूस कर देते हैं, करंट को इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि बेटे वेरी हाई वोल्टेज हमारे लिए एक्सट्रीमली डेंजरस है। तो हम फिर अगर उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, तो देखो बेटे एसी का सबसे बड़ा एडवांटेज शॉर्ट में देखें तो बस आप इतना बता देना कि एसी कैन बी इजीली स्टेप्ड अप एंड स्टेप डाउन ड्यूरिंग
यूजिंग द ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, जैसा भी हमें चाहिए। और डीसी के लिए वो काम नहीं करेगा, ये इसका काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज है बेटे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए बेटे, अगर हम एसी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही तो वायर में, मेटेलिक वायर की अगर बात करें तो उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स विल कीप स्विचिंग देयर डायरेक्शन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, क्योंकि बार बार पोलैरिटी चेंज होगी ना बेटे, जो पहले पॉजिटिव था वो नेक्स्ट नेगेटिव, फिर देन जो पॉजिटिव है नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा, पोलैरिटी बार बार चेंज होती रहेगी। तो आप खुद इमेजिन करो कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कीप ऑन करते रहते हैं, स्विचिंग करते रहते हैं बेटे अपनी डायरेक्शन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, क्योंकि कंटिन्यूअसली उनके अंदर जो है बेटे पोलैरिटी चेंज होती रहती है। यहाँ पे क्या होता है, डीसी के अंदर पोलैरिटी सेम रहती है बेटे, यहाँ पे पोलैरिटी चेंज नहीं होती है। तो बेटे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव स्टेडीली इन वन डायरेक्शन, ये बार बार स्विच नहीं करते हैं अपनी डायरेक्शन को फॉरवर्ड बैकवर्ड। और एसी के अंदर बेटे इलेक्ट्रॉन्स अपनी डायरेक्शन को स्विच करते हैं, ठीक है, जैसे ही पोलैरिटी चेंज होगी वो उसके अकॉर्डिंग मूव करेंगे। बेटे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी मैंने पॉइंट्स लिए हैं, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, होपफुली इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिली होगी बेटे, जिससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं एसी को और डीसी को। इसी तरह से मैं अपने चैनल पे बेटे जो भी आपके लिए कुछ हेल्पफुल और कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो मैं आपको डालती रहूँगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और ध्यान से बेटे नोट्स बना के रखें अपने, जो भी आप नोट्स मेंटेन कर सकते हैं इसके बेसिस पर, तो आपको काफ़ी जगह ये हेल्प मिलेगी बेटे। एसी डीसी के बारे में काफ़ी क्लियर करके मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, बहुत इजी वे में, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में मैंने नहीं समझाया है, ठीक है। जैसे आपका जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, ताकि वो सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएँ। होपफुली बेटे आपको चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। अगर आपको क्लियर हैं चीज़ें तो प्लीज़ अपने नोट्स मेंटेन कर लीजिएगा इस वीडियो को प्रॉपरली देख करके, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड करूँगी, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा।